नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो का बहुत ज्यादा चर्चा है जिसमें एक बेटा अपनी मां के ऊपर तशद्दुद करता नजर आ रहा है। सारा पाकिस्तान उस बेटे के ऊपर लान तान कर रहा है। वजीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। हालांकि वो जिस भी वाक़े का नोटिस लेते हैं उसका मतलब ये होता है कि उस वाक़े का कोई मंतकी नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन बहरहाल वजीर आला ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस मां के मुताबिक बहू की बातों में आकर बेटे ने मां के ऊपर हाथ उठाया। सास बहू की जो लड़ाई है वो कहानी हर दूसरे घर की है। 95% केसेस में जो बेटे होते हैं मां के साथ मिलकर अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। कभी उनके ऊपर तेल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी जाती है, कभी उन्हें जहेज ना लाने के ताने देकर ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और बहुत सारे केसेस में उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब बेटा मां के ऊपर तशद्दुद करे वो भी गलत है, लेकिन अगर बेटा मां के कहने पर बीवी पर तशद्दुद करे तो वो भी गलत है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन यह है कि अगर मुआशरा बेटे की जानिब से मां पर होने वाले तशद्दुद की इस शद्दोमत के साथ मजम्मत करता है तो यही मुआशरा मुनाफिक क्यों बन जाता है? यही मुआशरा तब खामोश क्यों हो जाता है जब मां के कहने के ऊपर बेटा या ससुराल वाले बहू के ऊपर तशद्दुद करते हैं और किसी की फूलों से पाली हुई बेटी को इस तरह से रोंद कर निकल जाते हैं जैसे वो कोई इंसान थी ही नहीं। इन डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आज के प्रोग्राम में मैं बात करने का इरादा रखता हूं। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर इमरान जावेद साहब, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ये जो वाकया पेश आया रावलपिंडी में, जिसमें हमने देखा कि एक बेटा अपनी मां को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहा है, आप वाकई समझते हैं कि बहू इस हद तक उकसा सकती है जैसा कि उस मां ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि मेरा बेटा बेकसूर है और ये जो कुछ हुआ बहू के उकसाने पर हुआ? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को ऑन एयर करने के लिए और फिर इतना बोल्ड स्टेप लेने के लिए और बड़ी कंक्रीट गुफ्तगू करने के लिए भी, एक स्पेसिफिक इशू पे बात करने के लिए, इसके लिए मुबारकबाद भी है और थैंक यू वेरी मच। जो आपका सवाल है उसमें मैं ये समझता हूँ कि हम शायद कुछ करैक्टर्स इस वाकया के जो है उनको स्किप कर रहे हैं। इस पूरे वाकया में मुझे फादर कहीं नज़र नहीं आया, वो वालिद की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, वालिद का कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया। तमाम यूट्यूब ब्लॉगर्स वहाँ पहुँच गए, तमाम फेसबुक के बडीज़ वहाँ पहुँच गए, वीडियोस सब लोगों की आ सकती हैं, उसकी बहन जोबिया की आ सकती है, उसकी मिसेस की आ सकती है, उसकी वालदा की आ सकती, बट वेयर इज़ द फादर? मेरा पहला तो ये आपके पास जवाब है इस बात का? मेरे नज़दीक बिल्कुल मेरे पास जवाब है। मेरे पास जवाब, सबसे बड़ा जवाब ये चीज़ है कि बेसिकली ये, मैं थोड़ी सी इसकी डेप्थ में जाना चाहता हूँ कि ये आज वाकया नहीं है, इससे पहले भी पांच दफा इसी बच्चे ने अपनी वालदा पे हाथ उठाया। आज भी जब ये बात होती है, स्टेटमेंट जो FIR में काटी गई उसमें भी ये बात की गई कि ये डाइनिंग टेबल पे लड़ाई हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस वक्त आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, आप तो एक बड़े खाने के माहौल में हैं, तो वहां पे आपस में कन्फ्लिक्ट होता है और सबसे पहला हमला जो है बकौल उनकी वालदा के कि उनकी बहू उनके ऊपर करती है, फिर उसके बाद बेटा जो है वो ये सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ या तो माँ की ममता को सलाम किया जाए कि भी वो बार बार यही कह रही कि मेरे बेटे का कसूर नहीं, मेरी जो है वो बहू का कसूर है। बहू वो जिसको वो खुद ब्याह के लाई थी, ये लव मैरिज का केस नहीं है। फिर उसके बाद वही बहू जो है वो इस बच्चे को छोड़ के भी चली जाती है, खुला हो जाता है, वो अमेरिका चली जाती, अमेरिका से वही बच्ची 6 महीने पहले वापस आती, दोबारा निकाह जो है वो रीइंस्टेट किया जाता है। इसको इसी घर, जो कि घर भी उस बच्चे के नाम पर है, और उसी घर के अंदर उसको रखा जाता है और उसके बावजूद वो बच्चा पिछली गली में अब क्यों रह रहा है? वो इस घर के अंदर जिसका वो खुद मालिक है वो क्यों नहीं रह रहा? इट मीन्स के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे जो सारे के सारे उस लड़के के गिर्द घूम रहे हैं। स्ट्रेस अगर उसको अपने फाइनेंशियल अपसेट का है वो भी उसी लड़के को है। अगर फादर की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि फादर और मदर का उस घर के अंदर ऑफ एंड ऑन जल, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद माँ जैसी हस्ती के ऊपर हाथ उठाने को हम जस्टिफाई हरगिज़ नहीं। दुनिया का मैं समझता हूँ, खा वो माँ है, खा वो बहन है, खा वो बीवी है, उसके ऊपर हाथ उठाने वाला शख्स कभी भी काबिल माफी नहीं, और ना इस फेल को हम जायज करार दे सकते। एहतजाज के और भी बहुत सारे तरीके। एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि भाई ये
प्रॉब्लम वही है कि हमने आज के दिन तक रीजनिंग पे गौर नहीं किया, हमने शोर मचा दिया है, देयर इज नो डाउट, पकड़ा जाए भाई। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपसे बेहतर कौन समझता होगा कि जिन लोगों का आईक्यू लेवल अच्छा होता है, जरूरी नहीं कि उनका इमोशनल कोशेंट भी उतना ही स्ट्रांग हो सकता है कि इस बंदे का इमोशनल कोशेंट इतना स्ट्रांग ना हो, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हो, दो औरतों की लड़ाई के अंदर वो अपने आप को पिसा हुआ तस्वर करता हो, तो ऐसे उसके से अगर इस तरह का वाकया पेश आया है तो बगैर वजूहात जाने इस तरह से बेटे को सजा देना दुरुस्त होगा? मेरे नजदीक सबसे पहली बात, मैं आपकी बात को अगर मैं बीइंग एक साइकोलॉजिस्ट देखूं या मैं बीइंग दोनों साइडों पे सिर्फ एक ह्यूमंस को रख लूं, लेकिन उसको डिग्निफाई ना करूं कि वो माँ है, और दूसरी तरफ मैं ये सोचूं कि वो भी एक पर्सन है कि जो एक बड़ी इंपल्स सिचुएशन में से गुजर रहा है। बेटे की शादियों के बाद माएं अक्सर अपने ओहदे का गलत फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। देयर इज नो डाउट कि ऐसा सब कुछ होता है। अगर तो हम दोनों को एक सिंपल ह्यूमन और जेंडर डिफरेंशिएशन से अलग होकर सोचें तो मुझे आपकी बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे ये बात देखूं कि जिस ट्रेडिशन में हम रह रहे हैं, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, ये कल्चरल डाइवर्सिटी का इशू भी नहीं है। ये अमल जो है अगर अमेरिका में भी होगा, यूरोप की किसी कम्युनिटी में भी होगा, इवन मैं कहता हूं कि वो कहीं कोई बैकवर्ड पाकिस्तान से भी ज्यादा या इस सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज है इनसे भी बैकवर्ड जगह पे होगा, तो मां के ऊपर तशद्दुद को या मां के ऊपर हाथ उठाने को जो है वो हरगिज अच्छा डॉक्टर साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, मैं वापस आपके पास आता हूं। मोहतरमा नायाब जान मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मारूफ समाजी कारकुन है, वुमेन इश्यूज के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। नायाब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा ये जो रावलपिंडी में वाकया कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटा मुबैना तौर पर बहू के उकसाने पर मां को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, ये बहुत काबिल मजम्मत बात है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में जब बहुओं को मां के कहने पर बेटे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं तब मुआशरा खामोश रहता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है नायाब? जी अवैस, देखिए मैं भी सुन रही थी गुफ्तगू, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल इसकी जो मामले की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको बिल्कुल ठीक तरीके से उजागर किया है। इसमें कई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसमें जेंडर भी आता है, इसमें पावर भी आता है। ये जो लड़का है इसके भी ये भी यकीनी तौर पर बीवी और माँ की ये जो टग ऑफ वॉर है उसके बीच में फंसा होगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे माशरे के अंदर बड़े गहरे मसाइल हैं और इनके उसी तरह के कॉम्प्लेक्स जो है वो सोल्यूशन होंगे। जो बात आपने की वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि माँ का दर्जा हम ये समझते हैं कि वो हायर है और हम ये समझते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी जो है वो बीवियों से ज्यादा होती है, और माशरे के अंदर जनरली भी बहुओं को एक नेगेटिव नजर से देखा जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डेफिनेटली वहां पर होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से होता है। खवातीन घरेलू तशद्दुद को इनेबल करने में आई मस्ट से एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, हम उनका किरदार जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट होता ये है कि माशरे के अंदर कई खवातीन जो हैं उनका ये रुतबा होता है कि उस पर जो है वो ज्यादा लोग अफसुर्दा होते हैं, और माँ का मेरा ख्याल है रुतबा ऐसा है। और बीवी के ऊपर चूंकि तशद्दुद इतना आम हो चुका है तो उस तरह से हमें ये शॉकिंग नहीं लगता। तो नायाब आप क्या समझती हैं कि इस तरह से अगर बीवियों के ऊपर तशद्दुद आम है वो हमें शॉकिंग नहीं लगता, और जब इस तरह का वाकया माँ के साथ पेश आता है तो हमें फिर बैलेंस करना होगा ना, हमें बीवियों को भी घर में बतौर औरत बतौर इंसान वही हकूक देने होंगे जो उस घर के किसी भी दूसरे फर्द को हासिल हैं। जब मिसाल के तौर पर अगर एक दूसरे घर से उठकर बहू आती है तो माँ की जानिब से उसे जहेज के ताने दिए जाते हैं, सुबह 10 बजे उठने के ऊपर एतराज किया जाता है, पराठे के अंदर ऑयल कम होने के ऊपर एतराज किया जाता है, उसके घर में सहेलियों के आने के ऊपर एतराज किया जाता है, बार बार उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि ये उसका घर नहीं है बल्कि ये एक ऐसा प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप है जिसमें वो सांस भी सांस की मर्जी से लेगी। तो फिर ये सब कुछ तो होगा ना नायाब? बिल्कुल, देखें यही सारा जिस निज़ाम को जो हम फिदरशाही निज़ाम या पेट्रियार्कल माशरा जिसे कहते हैं वो यही होता है कि ख़वातीन को इस तरह खास तौर पे हमारे जैसे माशरों के अंदर जो ससुराल का जो घर है उसको एक कैद की तरह जो है वो रखा जाता है। इसका सोल्यूशन देखें यही है अवैध कि हर इंसान को, ख्वाह वो बहू है, बेटा है, माँ बाप है, सबको अपनी हदों में रहना है। किसी की ताकत है, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली एक ताकत है, ताकत और बाकायदा नायाब यहाँ तो ऐसी भी खवातीन हैं जो बहू के जहेज का इंतजार करती हैं ताकि बेटी को वो सामान देकर रुखसत कर सकें।
बिल्कुल, देखिए ये, और पता है ये जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें पास होती हैं। इसी वजह से माएँ अक्सर ये सोचती हैं कि जी हमने पूरी जिंदगी तशद्दुद बर्दाश्त की है बहू बन के, तो अब हमारी बारी आ गई है। बेसिकली आप ये देखें ये कितना आम है कि ये जनरेशन टू जनरेशन ये तशद्दुद पास डाउन होता है। इस साइकिल को तोड़ने का तरीका सिर्फ ये है कि खवातीन को भी हुकूक दिए जाए, और वो मर्द जो इसके अंदर ज्यादा ताकतवर है, जो एक्चुअली तशद्दुद करते हैं या जिनको घर का सरबराह बनाया जाता है और उनको बाकियों पे बाला कर रखा जाता है, इस पावर को भी चेक किया जाए, दोनों तरफ से पावर को चेक किया जाए। अच्छा नायाब, इसके ऊपर जरा कमेंट कीजिएगा कि माँ के ऊपर या बाप के ऊपर तशद्दुद करना या उनके आगे गुस्ताखी करना या बेअदबी करना, इसके ऊपर मजहबी तौर पर भी गुनाह है और कानूनी तौर पर भी इस पर हदें लागू होती हैं, लेकिन क्या आप समझती हैं कि बहू के ऊपर अगर तशद्दुद किया जाए तो उस पर तो हमें मजहबी तौर पर भी कोई गुनाह नहीं बताया जाता और ना ही कोई कानूनी हद कभी हमने लागू होते देखी है कि एक जालिम सास को कानून ने सजा दी हो कि आपने अपने घर एक दूसरे की बेटी को लाकर उसे बुरे सलूक का निशाना बनाया? जी, तो अवैध में बेसिकली टेक्निकल 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो आप हर सूबे पे ये जो कवानीन हैं ये वेरी करते हैं। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो जो आपने बात की, जो माँ बाप के साथ जो तशद्दुद होता है उसके वो एक सबसेट जरूर है हमारे कवानीन का, लेकिन उस तरह से एक्सप्लिसिटली एल्डर अब्यूज जो है उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो बहू के साथ जो तशद्दुद होता है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली, और जिसपे सबसे ज्यादा स्कॉलर्स एतराज करते हैं, जो खानदान है मर्द का यानी सास और ससुर, उसके लिए कोई कानून नहीं है। सो वहां पर जब बात आ जाती है, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होती है तो अमूमन जो लड़का है जो तशद्दुद करता है तो ऐसे मौकों पर नायाब अक्सर जज्बाती ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सास और ससुर की जानिब से वो अपने बेटे को कहते हैं कि हमने सारी उम्र तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम इस पराई औरत की बातों में आकर हमें आंखें दिखाओगे, हमें बताओगे अब कैसे चलना है। इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग का निशाना बनना पड़ता है मर्द को नायाब। बिल्कुल, देखिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो पाकिस्तानी डीएनए के अंदर है और ये भी उसी और ये गलत है, और ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए किसी को भी, देखिए इसीलिए डोमेस्टिक अब्यूज के अंदर भी आई हैव टू टेल यू कि जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल अब्यूज है उसका एक हिस्सा है। तो अगर कोई ऐसा मर्द है जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल अब्यूज से गुजर रहा है, ख्वाह वो उसके माँ बाप की तरफ से हो या बीवी की तरफ से हो, तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसको डोमेस्टिक अब्यूज में शामिल किया जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल अब्यूज बहुत अहम है। होता कुछ यूं है कि जो अब्यूज होती है साइकोलॉजिकल, वो क्योंकि बेटे पर तो हो ही रही होती है, लेकिन क्योंकि बहू पर उससे भी ज्यादा हो रही होती है, तो इसी वजह से वो लाइमलाइट में वो ज्यादा आती है। बिल्कुल ठीक है नायाब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर इमरान, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, आप इसके ऊपर किस तरह से ऐड ऑन करना चाहेंगे? जैसे नायाब ने कहा कि सास और ससुर पर उस तरह से कानून और मजहब की जानिब से कोई बाइंडिंग्स आयद नहीं की गई हैं। ये देखें, जहाँ तक बात है कि अगर ये कहा जाए कि बाइंडिंग आयद नहीं है तो बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि अभी उस पर अब हमने कोई डेजिग्नेशन बेस्ड या पोर्टफोलियो बेस्ड तो कवानीन नहीं बने। मर्द वो ससुर भी है, वो दामाद भी है, वो बेटा भी है। इसी तरह खातून जो है, जो सास है, वो भी तो एक खातून है ना पहले, उसके बाद वो किसी पोर्टफोलियो पे आती है। कवानीन दोनों के लिए मौजूद हैं, सोशल कवानीन भी मौजूद हैं, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें आज भी हमें ऐसी फैमिलीज मिलेंगी। वो ऐसे कवानीन है डॉक्टर साहब जहाँ पर इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, इज्तिहाद की जरूरत होती है। एक सेकंड जरा रुकिएगा। इस वक्त हमारे साथ रागिब नईमी साहब मौजूद हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा रागिब नईमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक बेटा मां के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, जरा बताइएगा कि ऐसे बेटे के लिए शरीयत में क्या वईद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, इंतहाई अफसोसनाक मकाम है कि हमारा मुआशरा इस लेवल और इस सतह के पर आ गया जहाँ पे एक बेटा अपनी माँ के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, उससे पूरी तरीके से ज़ुदोखौफ कर रहा है, और वो माँ जिसकी आगे आवाज़ बुलंद करने को मना कर दिया गया, जिसे कुरान करीम के अल्फाज के मुताबिक फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा,
का तरीक़ेकार इख्तियार करके बात करने का हुक्म दिया गया। आज वही माँ उस इंतहाई गिरे हुए मकाम तक पहुंचा दी गई है कि एक बेटा वो अपनी माँ के कदमों तले जन्नत को तलाश करने की बजाय अपनी माँ को इस बुरे तरीके से जदोखोब करके अपने लिए जहन्नुम का रास्ता इख्तियार कर रहा है। और ये गुनाह कबीरा है अल्लामा साहब। और ये गुनाह कबीरा है, बिल्कुल ऐसे ही ये गुनाह कबीरा है। और जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, जब तक उस गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से अपने आप को बाज ना कर ले और उसके ऊपर तौबा ना कर ले, उस वक्त तक वो गुनाह कबीरा उसके नामे अमाल से कमिट। अच्छा अल्लामा साहब, ये आपने बहुत अच्छे अल्फाज में एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बेटे जो इस तरह से माओं के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, उन पर शरीयत उन्हें किस तरह से गुनाह देती है, वईद देती है। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स करें और हम ये देखें कि अगर बेटे के सामने जो माँ है वो अपनी बहू के ऊपर तशद्दुद करती है, वो हामला बहू के ऊपर तशद्दुद करती है, वो तशद्दुद ज़हनी भी हो सकता है, जिस्मानी भी हो सकता है, तो हम देखते हैं कि एक जालिम सास के ऊपर उस तरह से हमें अहकामात नहीं मिलते। क्यों? देखिए, बात ऐसी नहीं है। यहाँ पे हर वो शख्स जो दूसरे के ऊपर जुल्म करता है किसी भी एतबार से, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जिस शख्स ने अपने से छोटे के ऊपर रहम नहीं किया, बहू सास से छोटी है, सास की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसने बहू को अपने साथ अपने घर में ही रखा हुआ है तो फिर वो बहू की तमाम तर जरूरियात नहीं, अगर वो तशद्दुद करती है रागिब नईमी साहब, अगर वो फिर उसके बाद उसकी क्या सजा होनी चाहिए? अगर वो तशद्दुद करती है तो फिर जो कानूनी सजा बन सकती है उसकी वो दी जाए। नहीं, शरीयत में क्या सजा है? शरीयत में गुनाह क्या है? शरीयत में देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो शख्स होता है कि जिसकी जबान और हाथ से उसका मुसलमान भाई महफूज। अब सास के हाथों अगर बहू का दही जिस्म महफूज रहा, फिर उसके ऊपर क्या सजा है? नहीं, देखिए, सास के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बहू के तमाम तर मात और मामलात का ख्याल रखे। अगर वो नहीं करती है तो वो जालिम कहलाएगी शरीयत के मुताबिक। फिर सजा क्या है? सजा क्या है उसकी? देखिए, जालिम ये जो हकूक है ना, हकूक की अदायगी के अंदर सजाएं नहीं है। नहीं, हकूक नहीं। अगर वो बकायदा अपनी बहू के ऊपर तेल छिड़क कर उससे आग लगाने की कोशिश करती है, बकायदा उससे दिन रात लफ्जी ताने मारती है, उसकी सेहत की दुश्मन बन जाती है, तो उसकी सजा क्या है? नहीं सर, मेरे भाई उसी तरफ ही आ रहा हूँ। हमें यहाँ पे ना बहुत कैटेगोरिकली जिस्मानी तशद्दुद और ज़बानी ज़ज्र तौबी के दरमियान फर्क करना पड़ेगा। बहुत से मामलात का ताल्लुक हमारे आपस के हकूक के साथ है, हकूक की अदायगी के साथ है। हकूक की अदायगी के हवाले से शरीयत सिर्फ इस तरफ लोगों को लेकर आती है कि हकूक की अदायगी को पाबंद कर दिया जाए अदा करने के लिए। अगर वो अदा नहीं कर पा रहा होता तो फिर काजी वक्त को इस बात का इख्तियार दिया जाता है कि वो हकूक के बदले में हकूक दिलवाए, और अगर जहाँ पे हकूक के बदले में हकूक नहीं है वहाँ पे उसकी माली। रागिब नईमी साहब, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जब छोटों की जानिब से माँ के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो आपने कैटेगोरिकली कहा कि वो गुनाह कबीरा है, दुनिया का हर इंसान उसकी मजम्मत करता है। लेकिन जब बड़ों की जानिब से छोटों पर तशद्दुद किया जाए तो क्या मजहब उसे गुनाह कबीरा करार नहीं देता? हमारे बचपन में हमें इस्लामियात में दरख्तों के हकूक पढ़ाए गए, जानवरों के हकूक पढ़ाए गए, दोस्तों के हकूक पढ़ाए गए, वालिदैन के हकूक पढ़ाए गए, लेकिन कहीं भी हमें बहू के हकूक नहीं पढ़ाए गए। देखिए, जब हम इस्लाम के निज़ाम मुआशरत का जायजा लेंगे तो इस्लाम के निज़ाम मुआशरत की बुनियाद अकेले या सिंगल पेरेंट फैमिली सिस्टम के ऊपर है, जिसमें हर शादीशुदा जोड़ा अपने आप को बाकियों से अलग रखे। तो फिर बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये जिम्मेदारी बहू की नहीं है, ये जिम्मेदारी उस बेटे की बनती है
जिस बेटे को उस माँ बाप ने जन्म दिया है, जिस बेटे को पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है, हकीकत में देखा जाए तो बेटा इस बात का जिम्मेदार बनता है। और जाहिर बात है बेटा अगर उनकी खिदमत करेगा तो वो जन्नत को पाएगा। बहू की जिम्मेदारी। राघव नईमी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जब बेटा बीवी के लिए अंगूर लेकर आता है तो माँ को खांसी शुरू हो जाती है। ये हमारा वो मुआशरती अलमिया है जिसमें हमारे बड़ों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उनका बेटा उनकी बहू के साथ हुस्न सलूक किए हुए है तो ये हुस्न सलूक एन शरीयत के मुताबिक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन के मुताबिक है। मैं पहले भी कई दफा इस बात को रिपीट कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ सास यानी माँ बड़े चाव के साथ ढूंढ कर चांद सी बहू गोल गोल रोटियां बनाने वाली लेकर आती है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि 1 से 2 महीने के अंदर चांद सी बहू को गिरन लग जाता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर इमरान, जरा आपके साथ माजरत के साथ मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। रागिब नईमी साहब इस वक्त बहुत अच्छी तरह से इन मामलात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। रागिब नईमी साहब, जब वो चांद सी बहू घर आ जाती है और हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी बेटी पैदा हो जाती है, तो वो बहू बहुत बुरी लगनी शुरू हो जाती है सास ससुर को, और बाकायदा बेटे के कान भरे जाते हैं कि या तो इसको फारिग कर दो या दूसरी शादी कर दो। इस तरह के कान भरना एक बीवी के लिए उसके शौहर का दिल खट्टा करना, क्या ये गुनाह नहीं है? ये बिल्कुल मैं समझूंगा कि उस बेटी के, उस बच्ची के, उस बहू के हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है, और वो बच्चों की पैदाइश का मामला जिसका ताल्लुक साइंस इसको जी हाँ बिल्कुल के साथ होता है, जी हाँ मर्द के साथ होता है, तो जी अमल नहीं है। उसके वाई क्रोमोसोम्स इस बात का तयन करते हैं जी। उसमें तो जिस मतलब यूं कह लीजिए। रागिब नईमी साहब, मुझे बहुत खुशी हुई है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि आपका मौकफ बाकायदा उन तमाम लोगों से हटकर है जो अक्सर आपके तबके को, उलमाए कराम को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत प्रोग्रेसिव मौकफ है आपका। लेकिन मैं बार बार ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या शरीयत में या कानून में एक्सप्लिसिटली लफ्ज सास के लिए या ससुर के लिए अगर वो जुल्म के मुर्तकिब हों कोई सजा है या नहीं है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लाम जिस खानदानी नज़म की बात करता है उस खानदानी नज़म में बहू सास के साथ है ही नहीं। ठीक है। उस खानदानी नज़म के अंदर बहू ससुर के साथ ये तो अरब का ट्राइबल सिस्टम था ना। इंडियन जो सिस्टम है जहां पर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक मर्द मर कर मुश्किल से एक एवरेज जो इनकम है हाउस होल्ड 30-40 हजार रुपए कमाता है, ऐसे में उसके लिए पॉसिबल नहीं है रागिब नईमी साहब कि अपने वो वालदैन को अलग रखे, बीवी को अलग रखे, बीवी के साथ खुशियां मनाए और वालिदा वालदैन के सामने जाकर उन्हें बीमार देखकर अपना मगमूम चेहरा बना ले। इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल रागिब साहब। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ गुर्बत का विशियस सर्कल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं पाता, और फिर इसको तोड़ने के लिए नहीं, ये गुर्बत अरब में तेल निकलने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी ना, 1930 से पहले। बिल्कुल आप बचा कह रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, और हमें इस तरफ अब आना पड़ेगा कि हम अपने आप को इस लेवल के ऊपर लेकर आए कि हम बच्चों की तादाद में अजाफे या 2 हाथों की तादाद में अजाफे की बजाय हम ऐसे प्रैक्टिकल हैंड्स अपने मुआशरे को दें जो मुआशरे की तरक्की का रागिब नईमी साहब, अगर मैं आपकी बात को ठीक समझा हूं तो चूंकि इस्लाम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का हामिल है, वहां पर सिर्फ एक मियां बीवी से खानदान चलता है जिसमें सास ससुर की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस्लाम के अंदर जालिम सास और ससुर को कोई सजा देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकल अथॉरिटीज के ऊपर है कि वो उसके ऊपर कोई कानून साजी करे। राइट नईमी सर? देखिए, इस्लाम कम से कम इतना जरूर कहता है कि कोई आदमी किसी भी खातून के ऊपर, कोई खातून किसी भी खातून के ऊपर या कोई खातून किसी भी मर्द के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करे तो जिस किस्म का जुल्म और तशद्दुद उसने किया है शरीयत के मुताबिक उस जुल्म और तशद्दुद करने वाले को सजा मिलेगी। यानी अगर सास ने बहू को थप्पड़ मारे हैं तो शरीयत के मुताबिक उस बहू को हक हासिल है या काजी को हक हासिल है कि सास को भी थप्पड़ मारे जाएं। आइडियली
हमारे मुआशरे में ऐसा होता नहीं। आपने जो आइडियली के बाद आपने तवक्कुफ लिया है ना रागिब नईमी साहब, उस तवक्कुफ ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे साथ ही रहिएगा। और नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर इमरान जावेद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर रागिब नईमी ने जो आइडियली के बाद वक्फा लिया, क्यों लिया, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर और अल्लामा रागिब नईमी हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टांस लिया। उन्होंने ये कहा कि शरीयत के अंदर बाकायदा तौर पर एक्सप्लिसिटली ये बयान किया गया है कि आंख के बदले आंख, अगर एक शख्स दूसरे शख्स पर कोई जुल्म करता है तो दूसरे शख्स को यह हक हासिल है कि वो बदले में वही जुल्म उस पर कर सकता है। जब मैंने रागिब नईमी साहब से यह पूछा कि अगर एक सास एक बहू के ऊपर जुल्म करती है तो बहू क्या सास के ऊपर वैसा जुल्म कर सकती है बदले के तौर पर, इंतकाम के तौर पर, तो रागिब नईमी साहब ने अचानक कहा आइडियली, और फिर वो चुप से कर गए। डॉक्टर इमरान जावेद से पूछना चाहूंगा, क्यों डॉक्टर साहब? मैं थोड़ा सा यहाँ पे राघव साहब की बात को जो है ना वो फर्दर एलैबोरेट करना चाहूंगा, रिबटल नहीं दूंगा। नहीं, रिबटल मैं ये समझता हूँ कि राघव साहब ने जो बात की थी उसमें उन्होंने बेसिकली ये बात की है कि अगर एक खातून दूसरी खातून पे, या एक मर्द किसी दूसरे मर्द पे, या एक मर्द किसी खातून पर, या खातून मर्द पर, वैसे वैसा जो भी एक दूसरे के ऊपर अगर इस किस्म का कोई एक्ट करते हैं तो वो पुनिशेबल हैं एज पर कंट्री लॉ। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने पहले भी बात की थी, मैं यहाँ पे भी वही बात कहना चाहूंगा कि शरीयत भी या हमारा कानून भी यहाँ पोर्टफोलियो बेस्ड जो है वो कोई लॉ नहीं बना रहा या कोई प्रोसीजर नहीं बना रहा। यहाँ पे जेंडर डिफरेंशिएशन को हम एक साइड पे रख लें। हम ये बात देखें कि सास एक खातून है और उसने एक खातून एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, तो इस्लाम लेकिन जब वो ह्यूमन बीइंग ये कहता है कि मेरा रुतबा बड़ा है, ये तशद्दुद कर सकता। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लफ्ज तशद्दुद जो है ना इसको निकाल दिया जाए। ये एक पीक की जो मैं समझता हूँ कि वायलेशन है। अलबत्ता यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि कुछ डिग्निफाई किया गया, कुछ थोड़ा सा आप वेस्टेड पावर जो हैं वो वालिदैन को दी गई, वो यहाँ पे नहीं है, वो पूरी दुनिया में मौजूद है। हाँ, जब कारपोरल पनिशमेंट की तो किसी भी जगह पर जो है वो ना, मैं नहीं समझता कि किसी जगह पर इस्लाम में कारपोरल पनिशमेंट की किसी भी पोर्टफोलियो को वो इजाजत है। और रागिब नईमी साहब ने बताया कि एक बहू के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करे। ये देखें, उन्होंने जो बात की वो बड़ी कमाल की थी। देखिए, इस्लाम का प्रिंसिपल है जो उन्होंने बात की। हम बात कर रहे हैं कस्टम की, हम जिस ट्रेडिशन में रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, यहाँ की कस्टम है, यहाँ का प्रिंसिपल नहीं है ये कि वालिदैन के साथ जो है वो बहू बेटी रहे। लेकिन हम तो इंडियन कस्टम्स में, जिसमें बुत परस्ती शामिल है, जिसमें सती की रस्म शामिल है, जिसमें बाकायदा होली की रस्म शामिल है, उनको कंडेम करके हम तो एक अरब से उठने वाले रिलीजन के फॉलोअर्स बन चुके हैं ना। ये मेरे नजदीक अरब से उठने वाला वो कतन भी ऐसा मजहब नहीं था, या ऐसा दीन नहीं था, या ऐसा फेथ नहीं था। मैं ये समझता हूं कि हम उसको किसी भी मजहब को या किसी भी जगह को हम उसको किसी खास मखसूस इलाके से मखसूस क्यों कर रहे हैं। मेरे नजदीक इस्लाम की अगर ओरिएंटेशन वहां से हुई है, इनॉग्रेशन वहां से हुई है, तो दैट डजंट मीन कि वो अरब का दीन था या अरब। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि वो जो मजहब था अरब से उठने वाला, वो बर्रे सगीर पाको हिंद में रहने वाले इंसानों के अंदर से उनकी जो कस्टम्स के साथ एफिलिएशन है उसे क्यों नहीं निकाल सकता? हाँ, मैं ये समझता हूँ यहाँ बात है कि रागिब नईमी साहब जैसे अगर 10 लोग भी मैं समझता हूँ मेरे मुल्क में या इस बड़े सगीर में पॉजिटिव माइंडेड होंगे, सुनिए मैं ये बात कहता हूँ कि अगर पॉजिटिव सोचने वाले लोग मौजूद होंगे तो भाई इज्तिहाद किस बात के लिए था, या फिर जो है वो रिकंसिडरेशन एज पर द कल्चर वो किस लिए थी, वो है ना। और आज भी कल तक जो वीडियो टीवी को जो हराम करार देते थे, आज उनके भी प्रोग्राम्स भाई आ रहे हैं ना। कल शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर बनाने को जो बुरा समझते थे, आज उनकी भी तो बन रही है ना। तो इट मीन्स के ट्रेडिशंस, कल्चर, कस्टम्स प्रिंसिपल की मोहताज हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त सजा को एक सेकंड साइड पे रखिए। एक चीज जो आपने पास की बात की ना, और उन्होंने आइडियली ये बात कही कि आपने जो बात कही है कि ऐसा कल्चर यहां बिल्ड नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि आइडियली यहां नहीं मुमकिन। वो जो पास करने की बात है, वेरी सिंपल सी बात कहूंगा, एवरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो किसी भी रिस्पॉन्सिबल फोरम पर रिस्पॉन्सिबल इश्यू पे बात करते हुए अगर पास नहीं ले रहा तो वो फिर सही मैसेज। एक सेकंड मुझे दीजिएगा जरा यहाँ पर डॉक्टर इमरान, मुझे बताइएगा रागिब नईमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी रागिब नईमी साहब, इस वक्त बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है आपकी जानिब से भी, डॉक्टर इमरान जावेद की जानिब से। ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स कानून के डर से या गुनाह सवाब के डर से अच्छा है या किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करता, तो क्या वो शख्स वाकई अच्छा है? देखिए, जो अच्छाई है इसका ताल्लुक है किसी भी इंसान के आज़ा, उसकी जबान, उसके हाथ या जो उसके आज़ाए जवारे हैं उनसे सादिर होने वाले अमाल सालेहा के साथ। जितने किसी भी शख्स के अमाल सालेहा अच्छे होंगे या वो ऐसे अमाल करेगा जिसका फायदा खल्क़े खुदा को होगा, उसे शरीयत की निगाह में भी और उसे कानून की निगाह में भी और मुआशरे की निगाह में भी अच्छा तस्वुर किया जाएगा, बेहतर तस्वुर किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। और ये एक बहुत जबरदस्त नबी करीम रागिब नईमी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर एक शख्स अच्छाई इसलिए करता है कि उसे सवाब मिलेगा या उसे कानून का डर है, और दूसरा शख्स अच्छाई इसलिए करता है कि अच्छाई करनी चाहिए, तो उन दोनों में से ज्यादा अफजल कौन हुआ? देखिए, जो शरीयत के मुताबिक अपने मामलात को लेकर चलेगा उसे दुनिया का फायदा भी होगा और आखिरत का फायदा भी होगा। और जो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को लेकर चलेगा कि इसलिए कि ये अच्छाई है, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि उसे किसने बताया कि ये अच्छाई है? अगर वो मुआशरे की तरफ से दी गई हदायत के नहीं, रागिब नईमी साहब, एक नॉर्थ कोरिया के अंदर बसने वाला बंदा जो इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं करता, या अमेज़न के जंगलात में रहने वाला कोई आदमी, या रेड इंडियंस में से कोई अगर अपनी माँ के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता है तो उसे तो किसी ने नहीं उठ के बताया कि ऐसा करना है। वो अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करता है। वो कतन कॉमन सेंस को इस्तेमाल नहीं करता है, वो ऐसा अपने माँ बाप को करता हुआ देखता है, वो ऐसा अपने माहौल को करता हुआ देखता है। एक बच्चा, एक शख्स जितना ज्यादा अपने माहौल से सीखता है, कोई और चीज उसको नहीं सिखाती है। अगर आप ये बात करते हैं और आप अमेज़न के जंगल में रहने वाले एक ट्रैवल बंदे की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर किसी भी किस्म के नॉर्म्स पैदा होंगे। हम तो उन जंगलों के रहने वालों के नॉर्म्स को किसी और तरीके से देख रहे होते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मजहब के उनसुर को हम किसी भी तौर पे अपनी जिंदगी से जुदा नहीं कर सकते हैं। जो अमेज़न के जंगल में रहने वाला बंदा है वो किसी न किसी मजहबी मैं रागिब नईमी साहब अपने सवाल को रीफ्रेस करता हूं कि अगर अमेज़न के जंगल में एक अंग्रेज शिकारी जख्मी होकर गिरा है और वो अमेज़न का जो बसने वाला बासी है उसकी मदद करता है, उसकी मरहम पट्टी करता है बगैर किसी सवाब के लालच के, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए, और उसके पास किसी लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो उस शख्स से अफजल हुआ जो किसी सवाब के लालच में ऐसा करता है। देखिए, सवाब का लालच नहीं है। ये जब आप बात करते हैं ना मजहब की, और आप मजहब को कंपेयर करेंगे किसी नॉन रिलीजियस एक्टिविटी के साथ या किसी यानी गैर मजहबी रवैये के साथ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमेशा मजहब का तकाबुल किया जाएगा मजहब के साथ। बड़ी सही बात है। मिसाल के तौर पे आप सेमेटिक मज़ाहिब का तकाबुल करें नॉन सेमेटिक मज़ाहिब के साथ, या आप सेमेटिक का आपस में तकाबुल करें, या इब्राहिमिक मज़ाहिब का आप इब्राहिमिक मज़ाहिब से तकाबुल करें, तो वहां पर ये तकाबुल बनता होगा। वहां पर ये तकाबुल बनता है। जरा रागिब नईमी साहब रुकिएगा। नायाब जान, आपको मेरी आवाज आ रही है? नायाब जान, आप मुझे सुन सकती हैं? मुझे लगता है कि नायाब जान हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर इमरान जावेद, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कॉर्पोरल पनिशमेंट को भी इक्वेशन में से निकाल दीजिए, गुनाह सवाब को भी इक्वेशन में से निकाल दीजिए। एक ऐसी फैमिली है जहां पर माँ है, जहां पर बेटा है, जहां पर बहू है, जहां पर सास ससुर है, वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। बात नौबत जो है हाथापाई तक आन पहुंची है। वहां पर साइकोलॉजिस्ट जो है इंटरवीन कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात कहूँगा कि हमने इंटरवीन करने वाली शख्सियत को भी, इंटरवीन रूम को भी और इंटरवीन एटमॉस्फेयर को भी ख़त्म किया। जो इंटरवीन करने वाला शख्स होता था वो डेफिनेटली घर का बड़ा होता है, यहाँ बड़ा पार्टी बनता जा रहा है। या वो शख्स होता है जिसने वो रिश्तेदारी तय करवाई होती, वो इंटरवीन करता, वो खत्म हो गया, वो मिडल मैन ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो है अगला था कि जिस रूम में बैठ के
हम आपस में एक गुफ्तगू करते थे। ये वैसे बड़ी बच्चों वाली बात है कि चूंकि आपने, मेरा अंकल गफूर ने रिश्ता करवाया था, इसलिए मेरी अगर अपनी बीवी से या बीवी की शौहर से कोई लड़ाई होती है तो सुलह भी अंकल गफूर करवाएं। ऐसी बात नहीं होती। ये बेसिकली वो एक एसोसिएटेड हेल्प जरूर होती है, क्योंकि वो दोनों फैमिलीज का ना एक मिडल मैन होता है, पार्टी दोनों बने हुए होते हैं, वो एक तीसरा पर्सन बेसिकली दरमियान में सेटलमेंट करता है, रेजुलेट करता है उस इशू को। मेरे नजदीक यहाँ पे अभी भी इंटरवीन हो सकता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर बेटा माँ की सुननी शुरू कर दे, माँ बेटे की पूरी बात सुने, फिर उसके बाद जो है वो अपना वर्डिक्ट दे। और सबसे बड़ी बात, जैसे इस घर में देखे ना, इस बेचारी खातून ने पहले खामद का तशद्दुद बर्दाश्त किया, क्योंकि उस बच्चे की वीडियो के दरमियान तशद्दुद करते हुए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, वो लैंग्वेज उसी घर के अंदर से उसको मिली है, वो उसके फादर ने उसको दी है। इस खातून, इस मासूम ने सबसे पहले, ये बड़ा अहम नुक्ता है रागिब नईमी साहब, इस पर जरा गौर कीजिएगा कि वो जो बच्चा बड़े होकर ऐसा इंसान बना के उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है जिससे आराम से वो तशद्दुद को एक वे ऑफ लाइफ समझता है, तो इसका मतलब यह है कि उसे बचपन से घर में ऐसा माहौल मिला जहां उसके वालिदैन ऐसी जबान इस्तेमाल करते थे, जहां उसके वालिद एक अपनी बीवी के ऊपर इस तरह से तशद्दुद करते थे। इसका मतलब यह है कि ये जनरेशंस का अलमिया है। सबसे बड़ा अलमिया क्या हो रहा है, उस खातून की यानी अरसलान की एक कोई 6 साल की या 5 साल की बेटी है, उस बेटी को जस्ट आप शो ऑफ कर रहे हैं कि आप वीडियोस बना रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि जी मुझे इसकी कसम है, बहू जो है वो ये कहती है कि मुझे इसकी कसम है कि कोई भी मेरे ऊपर जो है ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये गलत है। जी भाई, हम उस बच्ची को एजुकेट कर रहे हैं, ये सारी लड़ाई हम उस बच्ची को बेसिकली बहुत हद तक ऐसा ही है कि हमारे बच्चे जिस तरह का एक्ट अपने घरों में होता हुआ देखते हैं, वो उसी ही को रिपीट करते हैं। मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं छोटा सा हुआ करता था, मेरे वालिद, मैंने अपनी वालिदा के सामने जरा ऊंची आवाज में बात कर ली। मुझे अपने वालिद साहब की तरफ से, डॉक्टर सरफराज नईमी शेख की तरफ से न सिर्फ सख्त रवैये का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्होंने मुझे समझा दिया आइंदा के लिए कि कभी भी तुम्हारी आवाज तुम्हारी माँ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे जहन में आज भी अपने वालिद गिरामी की बात पूछती है कि मेरी आवाज कभी भी मेरी वालिदा की आवाज से ऊंची नहीं हो। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन रागिब नईमी साहब जरा एक छोटा सा सवाल मुझे बताइएगा कि फिका हनफी, फिका शाफी, हम्बली और मालकी, इन सब का आपने जिक्र पढ़ा होगा। मैं इसके ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की सजा क्या होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रागिब नईमी साहब से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। रागिब नईमी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इमरान जावेद स्टूडियोज में मौजूद हैं। रागिब नईमी साहब, ये कहिएगा कि आपने इस्लामी फ़िक़्ह भी पढ़ा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का आपका वसी मुताला है, फ़िक़्ह हनफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो या शाफी हो, यही 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अगर इन तमाम को कंबाइन किया जाए तो आपकी राय में शरीयत में कोई जालिम सज़ा की इज्तिहादी सज़ा एग्जिस्ट करती है? ऐसी कोई रिवायत है पिछले 1400 साल में? आपकी बात समझ नहीं पाया, जालिम के हवाले से जालिम सास की कोई सजा एग्जिस्ट करती है? कभी किसी काजी ने कोई सजा दी? चारों जो हमारे इस्लामिक स्कूल्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के, उनके अंदर इस मसले को कभी डिस्कस किया गया? देखिए, मैंने पहले भी इस बात को अर्ज किया है कि जो रवैये और रवैये की बुनियाद के ऊपर जो तशद्दुद की कार्रवाई है, रवैये की बुनियाद के ऊपर अमूमी तौर पे मजहब इसको इस तरीके से डिस्कस नहीं करता जिस तरीके से आज इसे मगरिब में डिस्कस नहीं, मजहब तो नहीं करता, लेकिन बाद में जो उसके ऊपर ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप की जाती है, जो इज्तिहाद किए जाते हैं, आज तक ऐसा कोई केस किसी इस्लामी सल्तनत में किसी काजी के सामने पेश ही नहीं हुआ। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि बहुत सारे मामलात के अंदर जो मकामी कानून है जो किसी भी मुल्क के अंदर बनाया जाता है, अगर वो मकामी कानून किसी भी तौर पर शरीयत की बुनियादी उमूर से नहीं टकराता है तो वो प्रीवेल। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा रागिब नईमी साहब, अगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल या पार्लियामेंट आपकी राय मांगे कि ऐसे शख्स को क्या सजा दी जाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसी सास को क्या सजा दी जानी चाहिए जो एक दूसरे के घर से आई हुई बेटी के ऊपर तशद्दुद करे? देखिए, बेटी के ऊपर तशद्दुद करना तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गिरी हुई कैफियत। सजा क्या दी जाए? सजा क्या दी जाए?
देखिए, जो हमारा शख्सी कानून है, उस शख्सी कानून के मुताबिक जिस तरीके का नुकसान पहुंचाया गया है और हमारे कानून जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है, हमें उसके मुताबिक। ठीक है रागिब नईमी साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। आखिरी सवाल डॉक्टर इमरान जावेद, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक शख्स जो है सवाब के लिए अच्छाई करता है और एक शख्स सिर्फ अच्छाई के लिए अच्छाई करता है, अफजल कौन हुआ? मेरे नज़दीक बड़ी सिंपल सी बात है, जो अच्छाई के लिए जो अच्छा काम कर रहा है वही बेसिकली जो है वो उसके इनर से हो रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की और अभी भी वही चीज़ है कि हम सीट बेल्ट लगाते हैं ना, तो वो डर से लगाते हैं। अगर हम उसको इस बेस पे लगाएं कि हमारी सेफ्टी है, तो हम उसमें कंफर्ट फील करेंगे। खुदा को इसलिए ना माने कि हमें दोज़ख या जन्नत का जो है उसकी तकसीम में जाना, खुदा को इसलिए मानते हैं कि वो खुदा है और वो मानने के लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती रागिब नईमी साहब। आज एक बहुत ही मार्कतुल आरा प्रोग्राम किया मैंने अपनी दानिश में, जिसमें मुफ्ती रागिब नईमी साहब ने शरई पॉइंट ऑफ व्यू से और डॉक्टर इमरान जावेद ने नफ्सियाती पॉइंट ऑफ व्यू से उस डोमेस्टिक वायलेंस की वजूहात के ऊपर रोशनी डाली जिसकी वजह से सास बहू के तनाज़ात पैदा होते हैं। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।